नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कभी भी सीतोपलादी चूर्ण को याद कर करके उसमें कि कौन कौन से घटक द्रव्य कितनी मात्रा में डालना चाहिए आप बार बार भूल जाते हो, तो मैं आपके सामने अभी एक सूत्र लेकर के आया हूँ। इस सूत्र को अगर आपने सुन लिया, बस सुनने भर से, नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, सीतोपलादी में 5 घटक द्रव्य डाला जाता है। कौन कौन से हैं? वही सीतोपलादी, ये शब्द से ही आपको याद हो जाएगा। देखो, सी में जो स है, सीतोपलादी में जो सबसे पहला वर्ड है क्या है? स। स माने शक्कर। दूसरा वर्ड क्या है? त। त माने तवासिर यानी वंशलोचन। तीसरे नंबर में प, सीतो प, प का प, और उस प का मतलब है पिपली। चौथे नंबर में सीतोपल, ल का मतलब है लवंग, लौंग। 5वें नंबर में सीतोपलादी यानी द का मतलब है दालचीनी। तो हो गई, बस ये 5 चीज़ इसमें पड़ता है। तो जिसने भी ये कंपोजिशन और इसका नाम रखा है, नामकरण किया है ना, कितना सोच समझ करके किया है, ताकि कोई भी वैद्य इसके कंपोजिशन घटक द्रव्यों को कभी नहीं भूलता। यहाँ पर सीतोपलादी के जो ये क्रमबद्ध जो शब्द है वो सिर्फ इसी में ही निहित नहीं है, इतना तक सीमित नहीं है। दूसरे नंबर में सुनिए, सीतोपलादी के इन यह जो 5 द्रव्य है, जो घटक द्रव्य, जो जड़ी बूटियाँ हैं, कितने कितने मात्रा में डालना चाहिए वो भी इसी क्रम में समाहित है, निहित है। देखो, सबसे पहले आ गया सीतोपलादी में स यानी शक्कर। तो शक्कर आपने लेना है कम से कम 1 kg। दूसरे नंबर में आता है सीतो का त यानी कि तवासिर यानी वंशलोचन। वंशलोचन शक्कर के जस्ट आधा लेना है, ठीक है। तीसरे नंबर में आया सीतो प यानी पिपली। पिपली आपने उस वंशलोचन का आधा लेना है। चौथे नंबर में आया सीतोपल, ल यानी लौंग। लौंग को आपने तीसरे नंबर का जस्ट यानी पिपली का जस्ट आपने आधा लेना है, क्या? लौंग। और सबसे 5वें नंबर में आ गया सीतोपलादी, दी यानी द यानी कि दालचीनी। ऐसा ही आपने याद करना है इसको, है ना, बैठे बैठे। सीतोपलादी, द यानी दालचीनी, और दालचीनी कितना लेना है? सीतोपल, ल का जस्ट आधा लेना, यानी लौंग जितना आपने डाला है उसका जस्ट आधा लेना है। तो इस तरह से आपका सीतोपलादी में ये 5 द्रव्य, सबसे पहला मिश्री, दूसरे नंबर में आ गया आपका वंशलोचन, तीसरे नंबर में आ गया आपका पिपली, चौथे नंबर में आ गया लौंग, 5वें नंबर में आ गया द यानी दालचीनी। ये इसका क्रम भी आपको यहाँ पर से पता चल गया। कुछ आचार्यों का ऐसा भी मानना है, अगर किसी के शरीर में पित्त की संप्राप्ति बहुत ज़्यादा है, यानी पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी के पैर में बहुत ज़्यादा जलन होता है, तो सीतोपलादी का प्रयोग वहाँ भी करना है। तो पाद दाह जैसे स्थिति है, शरीर में जलन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ अगर आप उस व्यक्ति को सीतोपलादी इस द्रव्य को अगर आप देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने इस घटक द्रव्य को इस तरह से मल्टीपल होते हुए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आपने ऊपर से नीचे ले आना है। तो मिश्री का जस्ट आधा वंशलोचन, वंशलोचन का जस्ट आधा आपने पिपली, पिपली का जस्ट आधा लौंग, लौंग का जस्ट आधा दालचीनी करके आना है। अगर उस व्यक्ति का शरीर बहुत कमज़ोर है, कृश शरीर है, कमजोरी उसके शरीर में है और पित्त प्रकृति का है, तो यही आपका रहेगा सबसे ज़्यादा मिश्री। लेकिन अगर कोई हृष्टपुष्ट शरीर वाला है और उसको खांसी जुखाम टाइप का कुछ हुआ है, उसको कुछ हीट देना बहुत ज़रूरी है, या लगा लो कि वायु जनित खांसी है, सूखी खांसी है उसको, तो यहाँ पर हमें फिर क्या करना होगा? दालचीनी सबसे जो 5वें नंबर में क्या है? दालचीनी, द का दालचीनी। दालचीनी का जस्ट अगर 1 kg दालचीनी है तो आपने डालना है 2 kg उसके ऊपर वाला लौंग। 3 kg आपने डालना है उससे जस्ट ऊपर वाला, ऊपर क्या है आपका? पिपली, 3 kg डालना है। 4 kg आपने डालना है वंशलोचन, और 5 kg आपने डालना है मिश्री। तो ऐसा करके आपने ये तब करना है जब किसी के शरीर में वायु से संबंधित समस्या है, खांसी, श्वास काश का प्रॉब्लम है, और उसको अगर आपने देना है
तो ये अगर सूक्ष्म स्रोतस्स में लेके जाना है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके शरीर में जलन हो रही है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो ऐसे स्थिति में उसको गैस का भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपने उसी तरह से मल्टीपल होते हुए ऊपर या नीचे की ओर आना है। ये एक आसान इसका विधि है। इन दवाइयों का तैयारी किस तरह से किया जाए? क्या इन सभी को इकट्ठे डाल के घोटना है या एक एक करके डालना है? तो नहीं, एक इकट्ठे करके नहीं डालना है। वंशलोचन आदि घटक द्रव्यों के माध्यम से तैयार किया हुआ सीतोपलादि चूर्ण को एक एक करके डाल करके उसका खरल करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि यह द्रव्य आपके शरीर के सूक्ष्म स्रोतस तक पहुंच जाए और इवन कि आपके शुक्र धातु तक पहुंच जाए, जो पंच जो धातुगत जो व्याधि है वहां जाकर के काम करे, तो आपको चाहिए कि बड़े ही चतुराई से इस द्रव्य का निर्माण करें। कैसे? हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ऐसे करके 7 धातु है। इसमें से अस्थि और मज्जा धातु जो है वो एक ही द्रव्यों से, एक ही चीज़ से बना हुआ है। जो हड्डी का निर्माण करता है वही मज्जा का निर्माण करता है, अस्थि मज्जा, और जो मांस धातु का निर्माण करता है वही मेद धातु का निर्माण करता है। तो अब क्या हो गया? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 5 चीज हो गया। अब इस 5 के ऊपर हमने इस हमारा जो घटक द्रव्य है सीतोपलादि चूर्ण, उसको इसके ऊपर हमने काम कराना है। तो कैसे कराना है? अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ गया जो बहुत कमज़ोर है, पैरों में जलन हो रही है, उसके शरीर में वायु बहुत व्याप्त है, पित्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर इसको हम कोई गर्म दवाई देंगे तो बंदा बहुत ज़्यादा दुखी होगा, शरीर में और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। हालांकि सीतोपलादि चूर्ण कभी भी किसी व्यक्ति के शरीर में गर्मी को नहीं बढ़ाता, वो उसको कंट्रोल करता है। इससे संबंधित वीडियो मैंने कल भी डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने खरल में डालना है मिश्री को। मान लीजिए कि मिश्री का जो मात्रा है, चाहे आप कितना भी डालो, जो क्रम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले आपने डालना है मिश्री को। मिश्री डाल के आप 500 बार तक उसको घोट्टा मारो, रगड़ो खरल में। और उसके बाद दूसरे नंबर में क्या आया? सीतोपलादि में सी और त दूसरे नंबर में, तो त यानी तवासिर यानी वंशलोचन। तो बढ़िया सा वंशलोचन को आपने अब वहाँ पर डालना है 500 बार खरल करने के बाद दूसरे नंबर में। उसके बाद तीसरे नंबर में अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 500 बार पहले आपने मिश्री के ऊपर खरल किया, जब आप 500 बार दोबारा जब आप वंशलोचन के ऊपर जब आप खरल करोगे तो यहाँ मिश्री के ऊपर कितना खरल होगा? 1000 बार होगा, क्योंकि 500 बार दोबारा आप जब तो इसमें वंशलोचन में करोगे तो ऑटोमेटिकली मिश्री में कितना होगा? 1000 बार होगा। तीसरे नंबर में क्या है? पिपली है। पिपली डाल करके भी आप 500 बार खरल करोगे तो मिश्री के ऊपर कितना खरल होगा? 1500 बार होगा। ऐसे ही करके आप लेयर बाय स्टेप जब नीचे दालचीनी तक आओगे तो आप अब खुद अपना हिसाब लगाओ कि मिश्री के ऊपर कितना हुआ। सभी द्रव्यों के ऊपर एक समान खरल नहीं होगा, सबसे ज़्यादा मिश्री के ऊपर होगा, उसके कम आपका वंशलोचन के ऊपर होगा, उससे कम पिपली, उससे कम आपका लौंग और उससे कम दालचीनी। और यही क्रम से हमारा जो शरीर है उस द्रव्य से अपने शरीर में काम लेता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का जो दोष है या उसकी जो निर्माण करने से संबंधित जो कार्य है वो करेगा। अब देखो जरा कैसे करता है। सबसे लास्ट में क्या है? दालचीनी है। आप जानते हो दालचीनी दीपन और पाचन करता है और रस धातु का वो प्रशोधन करता है। तो दालचीनी सबसे पहले जब आप उस द्रव्य का सेवन करोगे तो सबसे पहले दालचीनी हरकत में आएगा। और दालचीनी क्यों? सबसे पहला भोजन करने के बाद पहला धातु रस धातु है, तो रस धातु को कौन हीलिंग करेगा? दालचीनी करेगा। हमने दालचीनी को सबसे कम घोटाई किया है। आप जानते होंगे कि अगर किसी के स्टमक में यानी कि नाभि से ऊपर अगर या दीपन पाचन से संबंधित या छोटी आंत हो गया, स्टमक हो गया, यहाँ से संबंधित कोई समस्या है और वहाँ हमें कोई आयुर्वेदिक दवाई देना है तो वहाँ बहुत सूक्ष्म चूर्ण करने की ज़रूरत नहीं होती, दरदरा सा पीसना। आप देखना, जो आप चाहे तो जीरा समझ लो,
काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, काली और सफ़ेद जीरा हो गया, इस तरह के जो दीपन पाचन वाले जो गरम जो इस तरह की जो दवाई है जिसने हमारे अग्न्याशय में जाकर के काम करना है, वो कभी भी बहुत सूक्ष्म पाउडर नहीं होता, वो हमेशा कुछ हल्का सा दरदरा सा पाउडर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होगा तो उस लेवल में काम नहीं करेगा, वो अंदर जाकर के कुछ व्यापत उत्पन्न करेगा। इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा दरदरा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, एकदम, है ना, उसको मैदा जैसा नहीं करना है, उसको आपने क्या करना है, दरदरा सा पीसना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, दालचीनी को सबसे लास्ट में सिर्फ 500 बार घोटा मारा है। तो बाकी में तो सूक्ष्म घोटाई हो गई, लेकिन दालचीनी में वो नहीं, क्योंकि इसने रस धातु में सबसे पहले काम करना है। देखो जरा, हमारा जो ग्रंथकार है वो कितनी चतुर थे, आयुर्वेदिक इन चीज़ों को कितने सूक्ष्म विधि से इसको समझने का वो प्रयत्न करते थे, और उन्होंने हमें समझाने का भी प्रयत्न किया। लेकिन एक्चुअली हमारा जो कॉलेज है ना, आयुर्वेदिक कॉलेज, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है। जो टीचर है वो सरकारी नौकरी है, उनको लेना देना है नहीं, चल भाई आओ, हमने बैठाया पढ़ाया, जो लिखा हुआ वही, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं होती वहाँ पर। ये सारी चीज़ें आपको पंगे लेकर के बाहर जो इस तरह के जो आयुर्वेदिक जो होते हैं ना, जो वैद्य लोग, चाहे वो अनपढ़ हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, वो BMS ना हो, वो डी फार्मेसी वाला भी ना हो, बस थोड़े बहुत उनके पास जाना है आपने, वहाँ आपको ये सारे नॉलेज मिलेगा। क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरागत जो तरीका है ना, वहाँ पर आपको रस मिलेगा। चाहे आप आयुर्वेद सीखो, चाहे आप ज्योतिष सीखो, चाहे आप धर्मशास्त्र सीखो, आपको कॉलेज में कहीं पर भी आपको इस तरह के जो रोमांटिक जो बातें हैं वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। आपको ये सारे इस तरह के फक्कड़ जो बाबा है, जिनका जीवन ही इन्हीं चीज़ों के ऊपर गुजरा हुआ है, वहीं से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले दालचीनी ने रस धातु के ऊपर काम किया, इसको उसने हीलिंग करने का काम किया। रस धातु में स्थित आम है, उसका इसने पचन किया। आप जानते हो दीपन पाचन का काम ये करता है। फिर चौथे नंबर में कौन है, चौथे नंबर में है आपका लौंग। लौंग दोस्तों एक गरम दवाई है, दीपन पाचन का काम करता है, और ये रक्त धातु में अच्छा काम करता है। इस चीज़ को अगर मैं सारा एक्सप्लेन करने लगाऊंगा तो शायद मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लौंग जो है वो रस धातु को हीलिंग करता है, उसके अंदर स्थित जो आम है उसका वो पचन करता है, रस धातु को शुद्ध करने का काम करता है लौंग। ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है ना, उनको लौंग का तेल और ऐसा कुछ करके मिला करके देने का वो प्रयास करते, क्योंकि वो इंसान का जो खून जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो फिर शीघ्र पतन जैसे समस्या होता है। तो वहाँ पर दोस्तों लौंग से बना हुआ दवाइयाँ ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ इसीलिए करते क्योंकि वो रक्त धातु में स्थित जो मल है, जो आम है, उसका वो पचन करता है और रक्त को विशुद्ध करता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्मी वगैरह वो सारी चीज़ें खून में नहीं रह पाता लौंग के कारण से। और भी लौंग के हालांकि स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, काम होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन रक्त धातु में, धातुगत अगर हम विचार करेंगे तो रक्त धातु में लौंग थोड़ा ज़्यादा ही अपना प्रभाव दिखाता है। अब तीसरे नंबर में कौन आया, पिपली। आप जानते हो पिपली दोस्तों एक तरह का रसायन है ये, और ये जो पिपली कहाँ काम करेगा, रस रक्त। तीसरे नंबर में मैंने आपको पहले बताया था मांस और मेद धातु ये एक ही पदार्थ से बना हुआ है। इसीलिए पिपली को यहाँ पर एक ही पदार्थ समझ करके मांस और मेद धातु के ऊपर काम करने वाला बता करके, क्योंकि यह जो धातु है ये हमारे रस से लेकर के शुक्र धातु के बीच बिल्कुल सेंटर का ये धातु है। अगर ये सेंटर का धातु विचलित हो गया तो समझ लो इंसान डमाडोल है। इसीलिए बीच का जो धातु है उसमें रसायन देना बहुत जरूरी समझ करके यहाँ पर ग्रंथकार ने पिपली रख दिया। आप जानते हो ये दीपन पाचन के साथ साथ बहुत उत्तम रसायन है ये। इसीलिए जो त्रिकुटा है, जो त्रिकुटा बोलते हैं, त्रिकुटा में भी पिपली हम इसीलिए डालते क्योंकि सौंठ और काली मिर्च बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसके वजह से शायद शरीर में कमजोरी उत्पन्न न हो जाए के करके त्रिकुटा में ग्रंथकार ने पिपली डाला है। क्योंकि पिपली जो है उन दोनों के जो कमजोरी करने की जो शक्ति है उसको वो थोड़ा सा रसायन पैदा करके उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने नहीं देता पिपली। तो ये कॉन्सेप्ट त्रिकुटा का है। तो यहाँ पर पिपली को मांस और मेद धातु
में जाकर के काम करने के लिए जो घोटाई यहाँ पर जो तीसरे लेयर में जो किया गया वो इसीलिए क्योंकि वो दीपन पाचन और पचन क्रिया होते हुए और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतों के माध्यम से जब आगे जाएगा, जैसे ही पिपली का रस एक्टिव होगा तो वो जस्ट मांस और मेद धातु तक पहुंचा हुआ रहेगा। हमारा शरीर का जो सर्कुलेशन है वो वहां तक पहुंचा देगा। जैसे ही वहां पहुंचेगा वो एक्टिव हो जाएगा और मांस और मेद धातु में स्थित जो मल है, जो आम है, वो उसका पचन करेगा। अगर वहां गर्मी है तो गर्मी को वो शांत करेगा और मांस मेद धातु को अच्छा करेगा और रसायन भी पैदा करेगा। रसायन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर का संधि है, जो सप्त धातु है, सप्त धातु के बिल्कुल सेंटर में मांस मेद। अब देखो चौथे नंबर में आया वंशलोचन। आप जानते हो वंशलोचन में ज़्यादा कैल्शियम है। सैलिसिलिक एसिड नाम का एक एसिड है जो वंशलोचन में दोस्तों 70% देखा गया है और यहाँ पर चूना भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए अब देखो हमने कहाँ पर काम करना है, अस्थि और मज्जा धातु में। आप जानते हो जो अस्थि यानी जो हड्डी है वो कैल्शियम से बना हुआ है ना। अगर किसी के हड्डी कमज़ोर है तो हम बोलते हैं ना भाई चूना खाया करो, चूना के पानी पिया करो, और लोग चूना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला करके देते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी के अगर हड्डी में प्रॉब्लम है या अस्थि और मज्जा धातुगत कोई अगर दिक्कत है तो उसके दीपन और पाचन और वहाँ के मलों को पचा करके अस्थि धातु को मजबूत करने के लिए और मज्जा धातु को मजबूत करने के लिए यहाँ पर वंशलोचन का परिकल्पना किया गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम है, बहुत बढ़िया चूना है और इसके अंदर एसिड से भरा हुआ ये है। जैसे ही अंदर जाएगा तो जो अस्थि धातु और मज्जा धातु में ये बेहतरीन काम करता है। तो उसके बाद आ गया दोस्तों सबसे लास्ट में 5वें नंबर में मिश्री। आप जानते हो ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है, यह शरीर में ओज को बढ़ाता है, यह वृष्यकारक है, यह मधुर रस प्रदान है, मधुर विपाकी है। मिश्री बहुत बढ़िया है। तो मिश्री को सबसे ज़्यादा घोटाई किया गया है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शुक्र धातु बहुत आगे पहुंचना है। शुक्र धातु सप्त धातु में सबसे आगे है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा सूक्ष्म क्रिया उस औषधि के ऊपर होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मिश्री को डाल करके फिर घोटाई करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर मिश्री के ऊपर ज़्यादा काम हुआ है, घोटाई ज़्यादा बहुत सूक्ष्म हो रखा है ये। इसीलिए सूक्ष्म स्रोतों के माध्यम से जैसे ही मिश्री का जो विपाक जब शरीर के अंदर होना शुरू होगा वैसे ही मिश्री पहुंच जाएगा हमारे शुक्र धातु तक। तो देखो शुक्र धातु में जैसे ही पहुंचेगा तो मिश्री जैसे ही वहां पर जाकर के एक्टिव होगा तो हमारे शुक्र धातु को ये मजबूत करना शुरू करेगा। इसके अंदर जितने भी जो कमी कमजोरियां है वो ये उसको ठीक करना शुरू करेगा। हालांकि ये मधुर रस प्रदान है तो स्टमक में ही जाकर के वहाँ पर पहुँचते ही जो मिश्री है वो अपना कार्य शुरू कर लेता है, क्योंकि वो मधुर रस प्रदान है और मधुर विपाकी है। तो ये स्टमक से ही अपना कार्य शुरू करता है। सूक्ष्म स्रोत से होते ये चारों ओर से शुक्र धातु को वो निर्माण करने का कार्य वो पहले से ही करता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये वंशलोचन है, अगर किसी के पैर में जलन है, नाभि से नीचे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत ज़्यादा वायु बढ़ा हुआ या कोई भी इस तरह की समस्या है तो वहाँ पर वंशलोचन का प्रयोग आपको यहाँ पर सीतोपलादी का आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो मिश्री का संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और इसी तरह से जो घोटाई का जो क्रिया है वो इस तरह से होनी चाहिए। और अगर किसी के सूखी खांसी है तो यहाँ पर आपने जो सीतोपलादी जो चूर्ण है वो आपने दिन में 4 बार आधा चम्मच, या रोगी के शारीरिक स्थिति को देख करके दिन में 4 बार आपने, अगर सूखी खांसी है तो आपने इसको देना है घी के साथ, अगर बलगम वाला खांसी है तो आपने इसको देना है शहद के साथ। दिन में 4 बार आप इसको दे करके देख लो। 2 दिन के बाद आपका रोगी बहुत कुशल होगा, बहुत ठीक होगा, उसका खांसी उसमें जो है वो गायब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सूक्ष्म स्रोतों के अंदर काम करने वाला सीतोपलादी का यह जो दिव्य और सूक्ष्म ज्ञान जो अति दुर्लभ था वो मैंने आप तक पहुंचाया। इसी तरह के अन्य जो सैद्धांतिक जो बातें हैं, जो समाज में जो इस तरह के हमारे जो गुरुजी थे, इस तरह के जो वैद्य जी जो है, जो बुजुर्ग वैद्य है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल जो नॉलेज इनके पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम सारी चीज़ें सुनते और सीखते आए हुए हैं। तो आज भी हम सीख रहे कुछ आपसे और कुछ ग्रंथ से, कुछ यूट्यूब के बड़े बड़े जो ज्ञानी
जो वक्ता उनसे और कुछ प्रैक्टिकली लोगों से। तो इस तरह से सीख करके हम चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपने पहली बार मेरे इस वीडियो में विजिट किया है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दूसरों तक इसका आप ज़रूर दूसरों को शेयर करिए। आप अगर किसी फेसबुक के ग्रुप में या व्हाट्सएप के ग्रुप में है तो ये इस सीतोपलादी, बार बार मेरे मुंह में वंशलोचन आ रहा है, तो वो जो सीतोपलादी जो है इसके बारे में, इसकी जो सूक्ष्म औषधि निर्माण विधि के बारे में आपको ज़रूर अच्छा लगा ही होगा। तो आपका वो जो दोस्त उसको भी बहुत नॉलेज मिलेगा। तो आप कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।